मणिपुर में पिछले लंबे समय से उग्रवादी हिंसा देखने को मिल रहा है। इसी हिंसा के कारण लगभग 100 लोगों की जान जा चुका है और कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। और हिंसा कहीं भी हो, कैसे भी हो, उसका एक समकालीन कारण तो होता ही है, साथ में वो किसी न किसी एक ऐतिहासिक संदर्भ से भी जुड़ा हुआ होता है। इसी वीडियो में मणिपुर हिंसा, हिंसा के कारण और ये किस तरह ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, साथ में भारत सरकार का इस हिंसा पर क्या प्रतिक्रिया रहा है, उस पर हम विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरी तरह समझ सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत एंड द क्वेश्चन मार्क यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत मैप में नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य आपको दिख रहा है, वो 7 राज्य किसी न किसी कारण सदियों से चर्चा में रहा है, जिनमें से मणिपुर एक है। और ये रीजन इसीलिए सेंसिटिव है क्योंकि ये रीजन 4 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, जो है चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है, जो कि एक प्लानर एरिया है, मतलब मैदानी क्षेत्र है। भाषा मैती नाम से जाना जाता है, जो कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। मणिपुर का टोटल 100% एरिया में से 10% एरिया मैदानी क्षेत्र है। बाकी का 90% एरिया जो है वो पहाड़ी इलाका है। जो 10% मैदानी क्षेत्र है उसमें मणिपुर पॉपुलेशन का 53% लोग वास करते हैं, जो कि मणिपुर का मेजॉरिटी है, जो मैती कहा जाता है, और ये लोग हिंदू है। बाकी का जो 47% पॉपुलेशन है वो मणिपुर का 90% एरिया में रहते हैं, जो कि ट्राइब्स है। उसमें मुस्लिम शामिल और उसी में क्रिश्चियन भी शामिल है और नागा भी शामिल है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 53% लोग 10% एरिया और 47% लोग 90% एरिया में वास करते हैं। मतलब ये एक जमीन से जुड़ा हुआ विवाद है। तो हुआ ये है कि मैती कम्युनिटी को चाहिए जमीन, और जमीन पाने के लिए इनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल होना जरूरी है, नहीं तो जमीन नहीं मिल सकता। तो पिछले लंबे समय से मैती कम्युनिटी मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसका फैसला रिसेंटली आया है। मणिपुर हाईकोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट से फैसला देते हुए कहा है कि मैती कम्युनिटी को जल्द से जल्द शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का योजना बनाए और केंद्र को सूचित करे। इससे मणिपुर के जो ट्राइब है उनको लगने लगा कि उनसे उनका हक छीना जा रहा है। हक मतलब अगर मैती कम्युनिटी ट्राइब में शामिल हो जाता है तो उनको जमीन तो मिलेगा ही, साथ में उनको रिजर्वेशन मिलेगा और भी सरकार की तरफ से मिलने वाले सारे सुविधाओं मैती कम्युनिटी को मिलेगा। और इसी वजह से ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर नाम का एक संगठन ने मणिपुर में रहने वाले सभी ट्राइब को एकत्रित करके इम्फाल की ओर यात्रा किया प्रोटेस्ट करने के लिए। और एट द एंड ऑफ द मार्च मैती कम्युनिटी और ट्राइब के बीच में क्लासेस होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक भयानक वायलेंस के रूप में देखने को मिलता है। इसी वायलेंस को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। सेक्शन 144 भी लगा दिया गया था। 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड कर दिया गया था। उग्रवादी को देखते ही शूट ऑन साइट के ऑर्डर भी दिया गया था मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से। होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से बातचीत करते वायलेंस को रोकने के निर्देश दिए गए थे। आज़ादी से पहले मणिपुर एक रियासत हुआ करता था, जिसका शासक थे महाराजा बोधचंद्र सिंह। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का पार्टीशन हुआ, उसके बाद कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं थे, लाइक कश्मीर। जो एरिया हिंदुस्तान में शामिल नहीं था, उस क्षेत्र को भारत सरकार की तरफ से 3 ऑप्शन दिया गया।
वो 3 विकल्प था। पहला विकल्प ये था कि वो चाहे तो हिंदुस्तान में आ सकते हैं या वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, और तीसरा जो विकल्प था वो चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। लेकिन मणिपुर के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। बाद में 1948 में महाराजा बोधचंद्र सिंह के द्वारा मणिपुर में एक संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन क्या एक संवैधानिक राजतंत्र निर्माण करने से उसको राज्य का दर्जा मिल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। फिर आगे कि भारत सरकार और भारत के तमाम प्रतिनिधियों का द्वारा मणिपुर का महाराजा बोधचंद्र सिंह के ऊपर दबाव बनाया जाता है, जिस कारण अक्टूबर 1949 को महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं और मणिपुर को इंडिया में शामिल कर देते हैं। मणिपुर को भारत में शामिल करने के बाद भी इसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, जिस कारण मणिपुर में रहने वाले कुछ गोष्ठी समूह इस विलय का विरोध करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि भारत सरकार ने जबरन मणिपुर को इंडिया में विलय किया है, वो भी विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण कई सारे ऐसे उग्रवादी संगठन का निर्माण होता है, जैसे कि पीपुल लिबरेशन आर्मी, पीपुल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगली पार्क, कम्युनिस्ट पार्टी। इसी तरह कई सारे ऐसे उग्रवादी संगठन का जन्म मणिपुर में होता है। और ये जो उग्रवादी है ना, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, किसी ना किसी तरह मणिपुर को इंडिया से सेपरेट करके एक स्वतंत्र देश का निर्माण किया जा सके। और दूसरा रीजन नागा आंदोलन का प्रभाव। जब नागा आंदोलन चल रहा था तभी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नाम का एक संगठन ने नागालैंड में नागा आंदोलन को ऑपरेट कर रहा था, और ये संगठन मणिपुर में भी एक्टिव था। इन लोगों का मानना ये था कि कुछ हिस्सा अभी भी मणिपुर के पास है, उसे वापस लेना और एक ग्रीन नागालैंड का निर्माण करना इस संगठन का उद्देश्य था। इसी वजह से NSCN और किको कम्युनिटी के बीच में विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। फिर यहीं से और एक उग्रवादी संगठन का निर्माण होता है, जिसे किकू जेमी नाम से जाना जाता है। रिसेंटली जो वायलेंस हुआ है 3 मई को, उसी वायलेंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम ट्राइब मेंशन किए हैं ना, वो किकू जेमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही है, आगे क्या होने वाला वो तो समय ही बताएगा। मिलेंगे अगले बार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।